नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। लोकसभा के लिए इस साल होने वाले महासमर के लिए हर राजनीतिक पार्टी जोड़ तोड़ में लगी है। कोई किसान कार्ड खेल रहा है तो कोई आरक्षण को लेकर आम जनता को साधने में लगा है। तो वहीं राजस्थान में भी गाय पॉलिटिक्स गरमाने लगी है। इन्हीं सब सियासी हलचलों पर नजर बनाए रखेंगे और बताएंगे हर घटना के पीछे की असली खबर हमारे इस खास कार्यक्रम 2019 का महाभारत में। देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। मोदी जी, कांग्रेस पार्टी वाले आपसे डरते नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा में गाय पर गरमाई सियासत की। 2019 के महासमर में मिशन 25 को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के गाय के बड़े मुद्दे को हथियाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए आज सरकारी स्तर पर गोरक्षा सम्मेलन होने जा रहा है। गाय अब चुनाव में बड़ा मुद्दा बनती है। भाजपा के कोर इशू कहे जाने वाले इस मुद्दे को अब प्रदेश में कांग्रेस हथियाने की कवायद कर रही है। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पूर्व होने जा रहे इस गोरक्षा सम्मेलन को सियासी मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस सरकार बीजेपी के अहम मुद्दों में से एक गाय के मुद्दे को हथियाकर एक और मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 2 मार्च को सीतापुर के जेईसीसी में गोरक्षा सम्मेलन होगा। पूरे प्रदेश के गौशालाओं के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। हर गौशाला से 2 प्रतिनिधियों को सम्मेलन में बुलाया गया है। प्रदेश में 2673 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। इस लिहाज से 5000 से ज्यादा गौशालाओं के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत इस गोरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी सम्मेलन में शामिल होंगे। आइए आपको बताते हैं प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से आनंद फानन में आयोजित होने जा रही गोरक्षा सम्मेलन में क्या होगा। सम्मेलन में गौशालाओं के प्रतिनिधि गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े सुझाव देंगे। प्रतिनिधियों के सुझावों पर प्रदेश सरकार विचार कर गौशालाओं के विकास के लिए नई नीति और योजनाओं को लागू करेगी। सम्मेलन में 3 आदर्श गौशालाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। 5000 नए डेयरी बूथ खोलने के लिए कुछ आवंटन पत्र भी बांटे जाएंगे। सम्मेलन में सरकार की ओर से कई घोषणाएं की जाने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से आचार संहिता लगने से पहले जिस तरह जल्दीबाजी में गोरक्षा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा उससे साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार गाय के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है, ताकि बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। लेकिन गाय के मास्टर स्ट्रोक से 2019 के सियासी गदर में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस के गाय सम्मेलन पर सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस गाय के मुद्दे को नहीं हथिया सकती। कि पूरे देश में गौरक्षा के लिए जितने भी कानून बने कांग्रेस की सरकारों ने बनाए हैं और उनका उद्देश्य भी ये रहा है कि गाय की रक्षा हो सके और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। लेकिन बीजेपी के लिए गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा होती है और इसीलिए जब चुनाव आने वाले हैं तो इसका प्रपंच रचा जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि कभी भी इच्छा शक्ति ऐसी रही नहीं कि जनता की भावनाओं के हिसाब से काम किया जाए। सिर्फ स्वहित साधने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है। गोवंश का ठीक प्रकार से उनका संरक्षण हो सके और मंत्रालय अलग से बना ताकि गाय का सम्मान कैसे बढ़ सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, एक व्यवस्था की। अब ये गाय के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, वो मुद्दा तो हथिया इसलिए नहीं सकते कि मुद्दा हथियाने के लिए भी संस्कार चाहिए, ताकत चाहिए, मन में सोच चाहिए। केवल पढ़ने से कुछ जानकारियां तो हो सकती है, लेकिन वो स्वभाव का अंग नहीं बन सकता। कांग्रेस की गाय पॉलिटिक्स के बाद अब बात करेंगे बीजेपी की चुनाव से पहले ही चुनावी बाइक रैली की। मरुधरा के चुनावी महासमर में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटी है।
इसी कड़ी में बीजेपी आज पूरे प्रदेश में बाइक रैली निकालने जा रही है। जी हां, शहर दर शहर बाइक रैली बीजेपी के मिशन 25 को फतह करने की तैयारी है। मरुधरा के चुनावी महासंग्राम में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में 2 मार्च को बाइक रैली निकालने जा रही है। बीजेपी इस बाइक रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ये जताना चाहती है कि लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक जागरण हो जाए, ताकि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आए और एक वायुमंडल बने कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयार हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत 2 मार्च को बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें 200 विधानसभा क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली जाएगी। बाइक रैली में हर बूथ से 10 बाइक शामिल होंगी। हर विधानसभा में करीब 2500 बाइक रैली में शामिल होने की संभावना है। इस बाइक रैली को लेकर बीजेपी ने आगे की रणनीति भी बनाई है, जिसके तहत पूरे लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बाइक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौड़ती रहेंगी और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती रहेंगी। कि गाड़ी लोकसभा चुनाव तक किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम में चलती ही रहे, रुके नहीं, ये योजना है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं, चुनाव जीतना है तो बूथ मजबूत करो, और ये बीजेपी की इस बाइक रैली का असल मकसद है, ताकि 2019 में विजय पताका के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक बनाया जाए और एक बार फिर से मोदी सरकार वाला सपना साकार किया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। चुनावी संग्राम में कांग्रेस और बीजेपी किसानों को साथ कर मिशन 25 को फतह करने की जुगत में जुटी है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ...2019 के महासमर के लिए मरुधरा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस किसानों को साथ कर जीत की जुगत में जुटी है, जिसमें पहले प्रदेश कांग्रेस सरकार की किसानों की कर्ज माफी पर जमकर हंगामा हुआ। अब किसान सम्मान निधि योजना पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। बीते 24 फरवरी को पीएम मोदी ने चुरू की रैली में केंद्र की इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पाने को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। यहाँ की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। पीएम ने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार की किसानों की योजना को प्रदेश सरकार रोकने की कोशिश नहीं करे। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की है, इस योजना को रोकने का प्रयास न करें। उधर प्रदेश कांग्रेस ने पीएम के इस आरोप को निराधार बताया। राजस्थान की सरकार हर वो डेटा देने के लिए तैयार खड़ी है, डेटा दे दिए गए हैं, आगे दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतने राजस्थान के लिए चिंतित है, तो प्रधानमंत्री जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सिर्फ मैसेज करके आमंत्रित करे, चाय पिलाए, और यदि राजस्थान के लिए उनके मन में कोई योजना है तो उनको बताए। अशोक गहलोत जी तो जाके मिलकर आए प्रधानमंत्री जी से, और राजस्थान के लिए स्पेशल दर्जे की मांग की है, तो राजस्थान के लिए बड़े पैसे की मांग कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक रूप से आप भाषण दे सकते हैं। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना पर शुरू हुई सियासत के बीच हम आपको बताएंगे कि अब तक प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए
कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान योजना से प्रदेश के किसानों को कितना लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया। केंद्र सरकार लघु और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए देगी। प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 24 फरवरी को सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अब तक प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है। किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना है। 16 फरवरी को प्रदेश सरकार की ओर से लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल एक्टिवेट किया गया। 19 से 25 फरवरी तक किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल पर करीब 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का तहसीलदार स्तर पर वेरिफिकेशन होना है। वेरिफिकेशन के बाद किसानों का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। पीएम किसान पोर्टल पर करीब 1,28,000 किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस प्रक्रिया में तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए प्रदेश के कई विभाग को लगाया गया। टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए हमारी ई मित्रा की टीम, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी जिला कलेक्टर साहबान को ये निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो किसी समस्या का निराकरण कर सकेगी। बहरहाल किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों का फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से किसानों को इस योजना का अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्रदेश स्तर पर इस योजना की प्रक्रिया में देरी की वजह से केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, क्योंकि इस बार के चुनावी महासमर में किसानों को साधने में कांग्रेस हो या बीजेपी कोई पीछे रहना नहीं चाहती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद चूरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। आइए अब बताते हैं चूरू की चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन उतरने की कोशिश में लगा है। जाटों के दबदबे और 8 विधानसभाओं को अपने में समेटे चूरू लोकसभा सीट की जंग हमेशा से दिलचस्प रही है। 1977 में गठन के बाद चूरू लोकसभा सीट पर महज एक बार 1984 में ऐसा हुआ जब जाट समुदाय के नेता की जगह किसी और ने यहां से चुनाव जीता। नहीं तो हर बार इस सीट से जाट नेता ही लोकसभा की दहलीज तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब की बार चूरू लोकसभा सीट से किस पार्टी से कौन सा नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठा है, कौन कौन यहां से किस्मत आजमाना चाहते हैं और उसकी क्या है मजबूती, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात बीजेपी की। राहुल कसवां वर्तमान में चूरू लोकसभा सीट से सांसद हैं। राहुल कसवां के पिता राम सिंह कसवां भी सांसद रहे हैं। जाट समुदाय से आने की वजह से जातिगत समीकरण मजबूत है। सतीश पुनिया वर्तमान में जयपुर के आमेर विधानसभा से विधायक हैं। चूरू के राजगढ़ के रहने वाले हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। सतीश पुनिया भी जाट समुदाय से आते हैं, जातिगत समीकरण में फिट हैं। हरलाल सहारण चूरू से वर्तमान जिला प्रमुख हैं। जाट समुदाय से आते हैं, ग्रामीण इलाकों में काफी लोकप्रिय हैं। अभिषेक मटूरिया बीजेपी के युवा चेहरे हैं। अभिषेक मटूरिया विधायक रह चुके हैं, जाट समुदाय से आते हैं और पार्टी नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। बीजेपी में इन चारों दिग्गजों के अलावा जाट समुदाय से आने वाले काशीराम गोदारा भी दावेदारों की फहरिस्त में शामिल हैं। साथ ही पूर्व विधायक जय नारायण पुनिया ने भी यहां से टिकट मांगा है। अब बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी टिकट के दावेदारों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के दावेदारों और उनकी मजबूती के बारे में आइए बात करते हैं। रामेश्वर डूडी 2013 से 2018 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। रामेश्वर डूडी 2018 में विधानसभा का चुनाव हारे भले हैं,
लेकिन कमजोर नहीं हुए। जाट समुदाय से आने की वजह से जातिगत समीकरण भी मजबूत है। कृष्णा पूनिया वर्तमान में सादुलपुर से विधायक हैं। कृष्णा पूनिया कांग्रेस में युवा चेहरा हैं और जाट समुदाय से आती हैं। रेहाना रियाज राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी लोकप्रिय हैं। पवन गोदारा कांग्रेस में पवन गोदारा की गिनती युवा चेहरों के तौर पर होती है। यूथ कांग्रेस में निर्वाचन के जरिए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स हैं। जाट समुदाय से आते हैं। राजस्थान यूथ बोर्ड के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। इन चारों के अलावा हमीदा बेगम, कुंभाराम आर्या के पुत्रवधू सुचित्रा आर्या, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी भी यहां से टिकट दावेदारों की फहरिस्त में शामिल हैं। खास बात यह है कि यहां से रफीक मंडेलिया भी टिकट के दावेदार हैं, जिनके पिता विधायक रहे हैं। हालांकि रफीक मंडेलिया 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। चुनावी लोकतंत्र में शह और मान का खेल है, जिसके पहले चरण में टिकट के लिए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को मात देना पड़ता है, तब जाकर लोकसभा पहुंचने के लिए विरोधी पार्टी के उम्मीदवार से सामना होता है। अभी तो यहां पहले चरण की ही जंग में सब अपना अपना दांव चल रहे हैं। देखना है कि इसका दांव सही बैठता है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। चुनावी महासमर में हाड़ौती के 2 लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी फिर से जीत हासिल करने को आतुर है, तो कांग्रेस बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने को बेताब है। क्या है हाड़ौती का सियासी हाल, आइए देखते हैं। हड़ौती के कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर इस बार के चुनावी महासमर में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। जहां झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर वर्तमान बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह लगातार चौथी बार जीत हासिल करने की जुगत में हैं, वहीं शक्ति शिविर के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरकर जीत हासिल करने में जुटी है। तो इस सीट पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस की ओर से 2 शक्ति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो नहीं पहुंचे, लेकिन शक्ति शिविर की कमान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाले रखी। कांग्रेस इस शक्ति शिविर के जरिए बीजेपी को मात देने का दावा कर रही है। 18 साल का 20 साल का हुआ है जो वोटर बना है, उसको ये जानकारी देने के कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस ने कितने बलिदान किए, कितनी कुर्बानियां दी, जब जाके कांग्रेस ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है 60 साल में क्या किया, वो 60 सालों की पूरी कहानी हर प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बताई जा रही है। शक्ति के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाए और युवाओं के साथ साथ और आम आदमी को के पास ये बात पहुँचे कि संघ और नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस सद्भावना का जो माहौल खराब कर रखा है, वो हम माहौल ठीक करना चाहते हैं। हमारा बहुत अच्छा युवा वर्ग और महिला और बुजुर्ग इन सब ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया। बीजेपी में भी लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी है। हालांकि कोटा बूंदी सीट पर बीजेपी पशुपेश की हालत में नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद ओम बिरला ने जिस कांग्रेस प्रत्याशी जयराज सिंह को भारी मतों से हराया था, वो अब बीजेपी को न सिर्फ दामन थाम चुके हैं, बल्कि दावेदारों की दौड़ में आकर खड़े हैं। जबकि 2 पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजाल पहले से ही अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। इन सब के बावजूद ओम बिरला के हौसले मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार बने, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती है, हम सब मिलकर उसके लिए काम करते हैं। और निश्चित रूप से पार्टी की यही ताकत है कि इतना बड़ा परिवार हम एक साथ मिलकर सबके साथ मिलकर काम करने का काम करते हैं। अब कांग्रेस बहुत बड़ी दल है, लेकिन कांग्रेस की देश के अंदर कई प्रदेशों में तो हालत ये है कि उनकी एक सीट चुनाव नहीं जीतने वाली। कई प्रदेशों के अंदर उनको उम्मीदवार नहीं मिलना। हड़ौती के दोनों लोकसभा सीट के 17 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी का कब्जा है। इस लिहाज से हड़ौती में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। इसमें झालावाड़ 12 सीट पर तो बीते 3 दशक से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है। लेकिन कोटा बूंदी सीट पर कांग्रेस कब्जा करने के लिए जातीय समीकरणों को साधते हुए मेड़ा उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है। ऐसे में इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि हड़ौती के दोनों सीटों को बीजेपी बचाने में कामयाब हो पाएगी या कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंध लगाने में कामयाब होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।
और अब बात एक ऐसी लोकसभा सीट की जहां टिकट वितरण में जातिगत समीकरण का फॉर्मूला काम नहीं आता। जिस समुदाय की संख्या इस सीट पर सबसे ज्यादा है, उसी समुदाय के लोगों को टिकट नहीं मिलता। अजमेर लोकसभा की गजब सियासत। टिकट के लिए जाति का फॉर्मूला नहीं आता काम। सोशल इंजीनियरिंग में फिट, तभी अजमेर में हिट। जातिगत समीकरण को सियासी दल लाख नकारे, लेकिन सियासत का ककहरा जानने वाला हर कोई जानता है। टिकट बांटते वक्त पार्टियां सबसे पहले जातिगत समीकरण का पैमाना ही देखती हैं। लेकिन अजमेर एक ऐसी सीट है जहां जातिगत समीकरण का फॉर्मूला काम नहीं आता और उस जाति को टिकट नहीं मिलता जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, वर्तमान में अजमेर में करीब 18,72,000 मतदाता हैं। 18,72,000 में 3.5 लाख SC/ST वोटर हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद न तो बीजेपी और न कांग्रेस इस समुदाय के लोगों को टिकट बांटने में दिलचस्पी दिखाती है। दरअसल 1984 में बीजेपी ने यहां सबसे ज्यादा संख्या वाले मेघवाल समाज के नेता कैलाश मेघवाल को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए और तभी से यहां SC/ST पर कोई दांव लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के नाते 1984 के चुनाव में माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब को जो उम्मीदवार बनाया था, रिजल्ट हम सबके सामने है कि वो सफलता हासिल नहीं कर सके क्योंकि सीट जनरल थी। ऐसा नहीं है, अजमेर में कभी SC/ST समुदाय से किसी ने जीत का परचम न लहराया हो। ये अलग बात है कि वो जीत लोकसभा में नहीं बल्कि विधानसभा में मिली थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में भिनाई सामान्य सीट से भगवती देवी ने जीत हासिल की थी, लेकिन वो जीत महज एक उदाहरण बनकर रह गई और अब दोनों पार्टियां वैसे उम्मीदवारों की तलाश में रहते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फिट बैठता हो। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि अगर SC/ST समुदाय में जीतने लायक कोई उम्मीदवार हो तो उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। तो ये फैक्टर अगर हम देखें कि विनिंग कैंडिडेट है तो SC को भी कंसीडर करना चाहिए उम्मीदवारी में। मतलब साफ है, जीत के लिए जाति नहीं सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिट है और यही वजह है कि 5 बार सांसद रखे रसाय सिंह रावत के चलते अजमेर को रावत बहुल्य माना गया। 2009 में जब सचिन पायलट सांसद बने तो अजमेर को गुर्जर सीट कहा गया। 2014 में जब सांवरलाल जाट जीते तो अजमेर को जाट सीट कहा जाने लगा। 2018 के उपचुनाव में जब रघु शर्मा जीते तो उसे नए प्रभाव का सीट कहा जाने लगा। अजमेर के लोगों को इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फक्र हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सवाल की तरह भी है जो सोचते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है, फिर भी उनके नुमाइंदे को कोई जीतने लायक नहीं मानता। अभिजीत दुबे, न्यूज़ 18 अजमेर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।